एडिडास और प्यूमा दुनिया के सबसे बड़े आइकॉनिक ब्रांड हैं और फिर भी वे दोनों जर्मनी के एक छोटे से शहर में स्थित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों कंपनियों का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है जो धोखे और भाई भाई की चुनौतियों से भरा है, जैसा कि आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा। एडोल्फ और रुडोल्फ डजला भाई थे, लेकिन उन्होंने कॉम्पिटिटिव शूज कंपनियां शुरू की और कट्टर दुश्मन बन गए। एडिडास और प्यूमा का इतिहास एक आजीवन शतरंज के खेल की तरह था, जहां दोनों भाई ने एक दूसरे को नष्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि आज भी उनका परिवार के झगड़े पूरे शहर को डिवाइड करते हैं। जहाँ उनका जन्म हुआ था, जिसमें आधे लोग एडिडास को सपोर्ट करते हैं और आधे लोग प्यूमा को सपोर्ट करते हैं। यह झूठ, रहस्य और करप्शन की कहानी है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक फैली हुई है और ये एक्सपोज करती है कि कैसे फाउंडर्स नाजी पार्टी में शामिल हुए और हिटलर की सेना के लिए हथियार बने। और यह कहना उचित है कि यह दोनों भाइयों के लिए यह एक कठिन बचपन था। वे जर्मनी के एक छोटे से शहर में रहते थे। उनकी मां को कपड़े धोने का बिजनेस करना पड़ता था और फिर रूडी और एडी उन्हें शहर भर में पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन इसी बीच दोनों लड़कों को प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए जर्मनी सेना में भर्ती किया गया और जब तक वे घर लौटे तब तक उनकी मां के कपड़े धोने का बिजनेस ने सभी कस्टमर्स को खो दिया था। वॉर में जर्मनी की इकोनॉमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और सिचुएशन काफी खराब होने लगी थी। लेकिन इस बार एडी ही था जो अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने एक बिजनेस आइडिया सोचा था। एडी को हमेशा से एथलेटिक्स में काफी रुचि थी और कई सालों से वो एक शूमेकर के रूप में अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलता था, क्योंकि उसके माता पिता को शूज के बारे में थोड़ी नॉलेज भी थी। उसने अपनी माँ के कपड़े धोने के शेड को अपने जूते बनाने वाले कारखाने में बदल दिया था, लेकिन रास्ते में बड़ी प्रॉब्लम्स भी थी। एडी के पास कोई पैसा रॉ मटेरियल नहीं था और युद्ध की वजह से पूरे शहर की बिजली भी गुल हो गई थी। हालांकि इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से वो कभी नहीं रुके। जूते बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स खरीदने के बजाय एडी ने पुराने वॉर एरिया में टाइम स्पेंड किया, जहां वॉर होकर खत्म हो गई थी। और इसका बेनिफिट ये हुआ कि उससे बहुत सारे जरूरी रॉ मटेरियल्स मिलने लगे थे, जैसे उसने हेलमेट से चमड़े की स्ट्रैप्स, टूटे हुए पैराशूट से तार और वहां सारी चीजें जो भी इस्तेमाल किया जा सकता था जूते बनाने के लिए। उसने उन सारी चीजों को जमा करना सही समझा। एडी की थिंकिंग अब क्रिएटिव हो गई थी और अब कहीं हद तक वो ऐसे जूते बनाने में रेडी था जो अमेजिंग लुक के साथ भी थे, जिसकी वजह से बहुत जल्द ही अपने शहर में पॉपुलर हो गए। वो जूते में इतना डिटेल्स ऐड करते थे जिससे बहुत लोग उनके डिजाइन से इम्प्रेस होने लगे। और रूडी को खेल बहुत पसंद होने की वजह से वो डिजाइन में भी जीनियस थे, इसलिए उन्होंने जूते बनाने पर फोकस किया और वो अब इस पोजीशन में आ गए थे कि उनके अब एक अच्छी टीम की जरूरत थी। इसलिए 1924 में उन्होंने ऑफिशियली तौर पर डेजला ब्रदर्स स्पोर्ट्स शू फैक्ट्री शुरू कर दी। लेकिन डेफिनेटली कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह एक जॉइंट फैमिली को हमेशा के लिए अलग कर देगा और दो ग्लोबल शूज एम्पायर खड़ा कर देगा। रूडी ने जर्मनी में जितने भी स्पोर्ट्स क्लब ढूंढे उनमें अपने डेजलर जूतों को बेचकर उन्होंने बहुत तेजी से अपने सेल्स को बुक किया, जिसमें वो दो भाई अपने परिवार को छोटे से कपड़े धोने वाले सेट से बाहर निकालकर और बेहतर मशीन्स वर्कर्स के साथ एक नए बड़े कारखाने में शिफ्ट हो गए। और ये अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। अब वो रेडी थे हाई क्वालिटी जूते बनाने के लिए और साथ ही में उन्होंने फुटबॉल शूज बनाने में भी एंट्री ले ली, जो सही समय था क्योंकि देश भर में फुटबॉल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही थी। रूडी ने कई फुटबॉल क्लबों को फ्री में जूते बांटे। उनको पता था कि एक बार वे हाई क्वालिटी जूते देख लेंगे तो वे और डिमांड करेंगे। एडी स्पोर्ट्स शूज के लिए काफी फेमस होने लगे, लेकिन फिर एडी और रूडी दोनों ने ऑफिशियली तौर पर नाजी पार्टी में शामिल भी हो गए। कुछ लोग कह सकते हैं कि उस समय यह जरूरी थी क्योंकि वो अपने बिजनेस को और बड़ा बनाना चाहते थे और अब ऐसा लगता था कि वे दोनों हिटलर के रियल सपोर्टर बन चुके थे। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके स्पोर्ट्स शू के बिजनेस को नाजी पॉलिटिक्स ने बड़े लेवल में प्रॉफिट पहुंचाया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सफलता 1936 में मिली थी जब जर्मनी ने ओलंपिक स्पोर्ट्स की होस्टिंग की। यह पहला ओलंपिक खेल था जिसका डायरेक्ट टीवी पर ब्रॉडकास्टिंग किया जाने वाला था और इसलिए भाइयों ने महसूस किया कि यह एक गोल्डन मार्केटिंग चांस है। अगर वो ओलंपिक एथलीटों को अपने जूते पहना सके तो गजब
एडवर्टाइजिंग होगा, लेकिन जिसे वो अपने जूते पहनाना चाहते थे उससे हिटलर खुश नहीं था, क्योंकि वो एथलीट जो सबसे बड़ा था हिटलर को पसंद नहीं था। उस एथलीट का नाम था जेसी ओवेंस। कोलैबोरेशन करने के बाद हिटलर इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होगा। ये बात डेजला ब्रदर्स को पता थी, बट फिर भी उन्होंने उसको अपने स्पोर्ट शू पहनाए और उनको गिफ्ट में दे दिए। और जैसे ही ओवेंस ने गिफ्ट तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, फिर ओलंपिक के दौरान जूते पहनने के लिए एग्री भी हो गया। पहले के समय में चीजें अलग थी। एथलीट फ्री में अच्छे जूते पहनने से खुश होते थे और उसको पहनने के लिए किसी भी तरह के एक्स्ट्रा पैसों की डिमांड नहीं करते थे। और फिर क्या था, ओवेंस ने डेजला के जूते पहनकर बर्लिन ओलंपिक खेलों में 4 गोल्ड मेडल जीते। मगर दूसरी तरफ हिटलर इन चीजों से काफी गुस्सा में था, क्योंकि वो इस कोलैबोरेशन के सख्त खिलाफ था। बट नो डाउट यह उन भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और फिर आता है स्टोरी में क्लाइमेक्स। वो कहते हैं ना, ज्यादा जल्दी अचीवमेंट भी इंसान के दिमाग में हावी हो जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ। भाइयों के बीच तनाव भी बढ़ता गया। रूडी को लगा कि उसके हाई सेल्स के बिना बिजनेस ठप पड़ जाएगा, और वहाँ एडी को लगा कि उसके हाई प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के बिना बिजनेस ठप पड़ जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ने के बाद चीजें और भी ज्यादा खराब होने लग गई। इसलिए डेजर सू नाजी सैनिकों के लिए जूते और कुछ हथियार का बनाने का काम करती थी। रूडी को लगा कि यह एक खतरे का साइन है, क्योंकि वॉर के दौरान एडी को इंचार्ज बना दिया गया था, क्योंकि वही एक कैपेबल बंदा था जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानता था। और एडी को यह डर सताने लगा कि एडी उसे बिजनेस से बाहर कर रहा है। इसलिए दोनों भाइयों के बीच बहुत झगड़े हुए, लेकिन चीजें और खराब होने लग गई, क्योंकि दोनों भाइयों ने मिलकर सारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था। इसलिए वे दोनों अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक ही घर में रहते थे। बट इसके तुरंत बाद रूडी को सेना में बुला लिया गया, जबकि एडी को कारखाने को ऑपरेट करने के लिए इजाजत दे दी गई। रूडी वहां टैंक के पार्ट्स की प्रोडक्शन में लग गए, लेकिन रूडी को यह विश्वास हो गया था कि एडी बिजनेस को हड़पना चाहते थे। इसलिए उसने एक लेटर भेजा जिसमें कहा गया कि उसे नहीं लगता कि एडी में कंपनी संभालने वाली कोई लीडरशिप और कैपेबिलिटी है। रूडी ने ये डिमांड की कि जब तक वह सेना में है तब तक उसकी पत्नी उसके रिप्रेजेंटेटिव बनकर बिजनेस में उसके पोजीशन को संभालेगी, लेकिन एडी ने इनकार कर दिया। भाइयों के बीच नफरत इतनी बढ़ गई थी कि रूडी ने एडी के खिलाफ शिकायत नाजी ऑफिसर से की और साथ में ये दावा किया कि वे चमड़े को कलेक्ट कर रहा है, जिसे वॉर्स में इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। नतीजा ये हुआ कि वॉर खत्म होने के बाद ही तुरंत ही एडी को कुछ समय के लिए अरेस्ट कर लिया गया और कुछ दिनों तक उससे पूछताछ की गई। और फिर जेल से निकलने के बाद कुछ अमेरिकियों ने खुलासा किया कि रूडी की गिरफ्तारी एक टिप के कारण हुई थी, और इसलिए रूडी को विश्वास था कि यह एडी ही था जिसने उससे छुटकारा पाने के लिए उसे जेल में डलवा दिया था। लेकिन अब जो कुछ भी हुआ उसके बाद वे अब भाई नहीं थे, वे कट्टर दुश्मन थे। यहाँ तक कि रूडी और एडी की पत्नी के बीच रिलेशन भी काफी टॉक्सिक हो गए थे। और यही प्रॉब्लम है कि इतने सारे आरोप थे कि रियल में क्या सच है यह जानना मुश्किल है, और दोनों बिजनेस में अलग अलग हो गए थे। अपने सेपरेट कंपनी का नाम रखने के लिए एडी ने अपना सरनेम एडी का इस्तेमाल किया। इसे अपने सरनेम के पहले आधे हिस्से के साथ जोड़ दिया और डजला का दास ले लिया, और अब मिलकर बन गया एडी दास, जो आज मैक्सिमम लोगों के दिल में बसा हुआ है। और वहीं रूडी ने अपना सेपरेट कंपनी का नाम भी अपने नाम पर रखना पसंद किया था, इसलिए शुरू में इसे रूडा नाम रखा गया। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उसने इस नाम को बदलने का फैसला किया, जिसे हम सभी आज प्यूमा से जानते हैं। उसे लगा कि यह बेहतर लगेगा और एथलीट फिर से प्यूमा की तरह, मतलब पहाड़ी शेर की तरह जोशीले बनना चाहते हैं। वेल, कंपनी तो अलग हो गई, बट प्रॉब्लम खत्म हो गई नहीं। एक कंपनी को दो लोग अलग अलग कंपनियों में डिवाइड करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब वर्कर्स को यह चुनना था कि किस कंपनी में काम करना है। टेक्निकल काम में जो इंटरेस्टेड था वो वर्कर्स एडी के साथ गए, और सेल्स में जो वर्कर इंटरेस्टेड था वो रूडी के साथ गए। शहर में नदी के अपने अपने किनारे पर सबसे
बड़े वर्कर्स थे और उनका अपना स्कूल था, इसलिए जिन माता पिता ने एडिडास के लिए काम किया था उनके बच्चे अलग स्कूल में गए, और जिन माता पिता ने प्यूमा के लिए काम किया था उनके बच्चे अलग स्कूल में गए। नदी के किनारे बसे दोनों शहर के बीच बहुत दुश्मनी हो गई थी। दूसरी तरफ को लोगों को डेट करना भी बहुत बुरा माना जाता था। एडिडास के तरफ वाले शहर में प्यूमा पहनना क्राइम माना जाता था, और सेम प्यूमा वाले शहर में भी ऐसा लगता था कि भाइयों के होम टाउन मुड़ी हुई गर्दन वाले शहर के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि लोग हमेशा यह देखने के लिए नीचे देखते रहते थे कि कौन सा ब्रांड का जूता पहना है, ताकि वे जान सके कि उनसे इंटरेक्ट करना है कि नहीं, बातचीत करना है कि नहीं। और सिर्फ एक ही आदमी ऐसा था उस शहर में जो दोनों ब्रांड के शूज पहनता था, और वो था उस शहर का मेयर, जो खासकर ऑफिशियल प्रोग्राम में एडिडास के एक जूता और प्यूमा का एक जूता पहनता था। हालांकि एडिडास और प्यूमा के जूते अब अलग अलग दिखते हैं और लोगों को यह लुक बहुत पसंद आता है। रूडी और एडी दोनों ही जर्मनी में चीफ स्पोर्ट्स शू मेकर बनने के लिए कैपेबल थे, और तभी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने आ रहा था। जर्मनी युद्ध के बाद से अपने पहला वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहा था। रूडी पर्सनली नेशनल टीम के कोच को जानते थे, और इसलिए उन्होंने यह इंश्योर किया कि उनके साथ एक समझौता करेंगे कि जर्मनी टीम वर्ल्ड कप के दौरान प्यूमा के जूते पहने। हालांकि वे पेमेंट टर्म्स पर सहमत नहीं थे। रूडी को यकीन था कि स्पोर्ट्स के मैनेजर पीछे हट जाएंगे और वो पेमेंट टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, बट ये पूरा तरह से उल्टा हो गया, क्योंकि मैनेजर्स ने एडी के साथ एक समझौता किया और इसलिए जर्मनी टीम ने पहले एडिडास के जूते पहने। हालांकि जर्मनी टीम कठिन समय से गुजर रही थी, इसलिए उम्मीद कम थी जीत हासिल करने की, लेकिन फिर भी सभी को चौंकाते हुए उन्होंने किसी तरह फाइनल तक का सफर तय किया। यह निश्चित रूप से वह जगह थी जहां उनकी किस्मत खत्म हो गई। हालांकि वे भूखे खेल रहे थे, जिन्होंने 4 साल में कोई मैच नहीं गंवाया था, लेकिन खेल शुरू होने के कुछ समय पहले ही बारिश शुरू हो गई, और जर्मन टीम के लिए ये बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि एडिडास के जूतों में जर्मनी के खिलाड़ियों को घास गीली होने पर भी बेहतर पकड़ दी। फिर भी फाइनल की शुरुआत जर्मनी के लिए काफी चुनौतियों भरी रही, क्योंकि वे 2 गोल से पीछे थे। लेकिन जैसे जैसे पिच पर कीचड़ बढ़ता गया, ओपोनेंट हंगरी के खिलाड़ी फिसलने लगे, जबकि जर्मनी के खिलाड़ी अपने एडजस्टेबल क्लिटर्स के बदौलत पूरी तरह से दौड़ रहे थे। जल्द ही जर्मनी ने पहला गोल किया और दूसरा, और खेल के लास्ट मिनट में उन्होंने हंगरी के खिलाड़ियों से ज्यादा गोल बना लिया। यह पश्चिम जर्मनी के लिए एक नामुमकिन जीत था, जिसे फैंस ने वॉर के बाद पहली बार मिरेकल कहा, और अब जर्मनी के लोग के पास गर्व महसूस करने के लिए कुछ था। ये देश की सबसे बड़ी खुशी के पलों में से एक था, और चूंकि टीम ने एडिडास के जूते पहनकर जीत हासिल की थी, इसलिए लोग एडी को एक नेशनल हीरो की तरह ट्रीट करने लगे थे। एडिडास के जूते की डिमांड में भारी विस्फोट हुआ, और इस बीच रूडी का बिजनेस पूमा तबाह हो गया। उसने अपने कंपनी को सक्सेसफुल बनाने का सुनहरा मौका खो दिया था, और अब ज्यादातर एथलीट एडिडास के जूते पहनना पसंद करते थे। रूडी इस बात से गुस्सा में था कि एडिडास ब्रांड बड़ा बनता जा रहा है, और फिर दोनों कंपनियों ने अपने जूते विदेश में बेचना शुरू कर दिया था, और उन्होंने स्पोर्ट्स मोजे और स्नीकर जैसे प्रोडक्ट्स बेचना भी शुरू कर दिया था। जो भी एक कंपनी करती थी वैसा ही दूसरा भी करती थी, और दोनों कंपनियों के तेजी से एक्सपेंशन के साथ दोनों भाइयों ने अपने बेटों को उनकी मदद करने के लिए अपने बिजनेस में शामिल कर लिया था। चकाचौंध की न्यू जनरेशन के साथ आपको लग सकता है कि पारिवारिक ड्रामा ठंडा पड़ गया होगा, नहीं। कुछ एथलीटों को स्पॉन्सर करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में शामिल होकर बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद किया दोनों ने। इससे उनकी कॉस्ट काफी बढ़ गई और उनका प्रॉफिट खत्म हो गया। आपको शायद पता हो कि उस समय एक एथलीट था पेले। वे दोनों पेले के साथ स्पॉन्सरशिप करने के लिए बेताब थे। पेले सिर्फ एक और फुटबॉल खिलाड़ी नहीं थे, उन्हें दुनिया के सबसे ब्रिलियंट खिलाड़ियों के रूप में देखा गया था, क्योंकि वे वर्ल्ड फेमस थे। पेले एडिडास या प्यूमा के लिए एक गेम चेंजर होते, बट उनमें से कोई भी कोशिश करता तो दूसरा बेहतर प्रपोजल देता और वे एक दूसरे से आगे निकल जाते, और ये तब तक चलता जब तक कि वे अपने सारे पैसे जला नहीं देते। इसलिए एक समझौता किया गया कि एडिडास या प्यूमा
पेले को स्पॉन्सर करेंगे। प्यूमा ने एडिडास की जानकारी के बिना दुनिया भर में लाखों टीवी स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाया और उस समय में प्यूमा ने पेले के साथ $1,25,000 से ज्यादा की डील कर ली थी, जो कि आज के जमाने में इंडियन रुपीज में 1,69,02,000 होते हैं, और उसे अपने जूते के फीते बांधने के लिए खेल रोक देना जैसा रियल टाइप एडवर्टाइजमेंट करवाया था, जिसने प्यूमा की ग्लोबल सिचुएशन को ऊंचा किया और आने वाले सालों के लिए उनके जूतों को ग्लोबल बेस्ट सेलर बना दिया। जाहिर है एडी इससे काफी ज्यादा गुस्सा थे। एडी और रूडी अब 70 के दशक में थे। उन्होंने अभी भी कई सालों से बात नहीं की थी और एक दूसरे से नफरत करना जारी रखा था। वास्तव में जब रूडी फेफड़ों के कैंसर से मर रहे थे तब भी एडी ने उन्हें देखना, उनके अंतिम संस्कार में जाने से इनकार कर दिया था। और अब एडिडास और प्यूमा दोनों ने अपने फाउंडर्स को खो दिया था और उनके बिना उनके बेटे एच और आर्मेन को कंपनी के लीडरशिप संभालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो अभी पूरा तरह से कैपेबल नहीं थे बिजनेस को चलाने के लिए, और इसका नतीजा ये हुआ कि एडिडास ने स्पॉन्सरशिप डील्स और प्यूमा ने अधिक खर्चे करने पर ध्यान लगा दिया। इसकी वजह से उन्होंने लगभग अपना सारा पैसा खर्च कर दिया और पूरी तरह से भूल गए कि उनके कस्टमर को रियलिटी में क्या चाहिए, और इसके कारण उनकी प्रोडक्शन की क्वालिटी अफेक्टेड हुई और 1989 तक वे दिवालियापन के कगार पर थे। इसलिए दोनों ने कंपनीज को प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच दिया, लेकिन उन्हें फिर से उसी ट्रैक पर लाना आसान नहीं होने वाला था। बदलाव के लिए एडिडास को खरीदा। एडिडास को अपने गंभीर एथलीटों के लिए स्पोर्ट्स ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहते थे, लेकिन इसे कूल लुक्स भी देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने प्रीडेटर बूट जैसे इनोवेशन नए प्रोडक्ट बनाए और डेविड बेकम, कोबे ब्रायंट स्टार एथलीटों के साथ पार्टनरशिप करने पर ध्यान दिया। 2006 तक एडिडास पहले से ही बेहतर स्थिति में थे, इसलिए लू ड्रॉस ने रिबॉक को 3.8 मिलियन में खरीद लिया। एडिडास अब यह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा ब्रांड बन गया था। प्यूमा के लिए इसे 1993 में यानिटर्स नामक एक युवा जर्मन एग्जीक्यूटिव ने खरीद लिया और उन्होंने एक बहुत ही अलग तरीका अपनाया। रिहाना को अपने क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में लाकर उन्होंने प्यूमा को एक फैशन में जाबाज प्लेयर के रूप में स्थापित किया, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ जिटर्स को जाता है। प्यूमा ने 2000 के दशक के मध्य तक $1 बिलियन ब्रांड का स्टेटस प्राप्त कर लिया था और अब ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स अपीयर ब्रांड बन गई थी, जो केवल एडिडास और नाइकी से पीछे थी। एडिडास और प्यूमा अब फैमिली बिजनेस नहीं है, इसलिए 2009 में उन्होंने एडी और रूडी के होम टाउन में एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच की होस्टिंग करके डजला विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एडिडास और प्यूमा दोनों के एम्प्लॉय मिलकर टीमों में एक साथ खेले और दोनों सीईओ ने एकजुटता दिखाने के लिए एक ही टीम में खेला। हालांकि आज भी वह शहर जहां यह सब शुरू हुआ था अभी भी डिवाइडेड है। अगर भाइयों में झगड़ा नहीं हुआ होता और उन्होंने एक दूसरे से लड़ने में इतना समय नहीं बिताया होता तो शायद उन्होंने नंबर 1 स्पोर्ट्स ब्रांड बना दिया होता, लेकिन इसके बजाय नाइकी ने यह कर दिखाया और आज बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड बन चुका है नाइकी। अगर आपको नाइकी की वीडियो देखनी है कि वो कैसे पूरे ग्लोबल ब्रांड में छा गया, उसके लिए आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नाइकी की जो स्टोरी है वो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सकती है, तो अगर आप चाहें तो आपके लिए ये मैं वीडियो सेपरेट बना सकता हूँ। तो बस कमेंट कर देना नाइकी, आपको वीडियो जरूर से जरूर बनाकर मैं दे दूंगा। तो बस आज की डॉक्यूमेंट्री को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको ये डॉक्यूमेंट्री काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यह मेरे इस चैनल की फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन का जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। और एट द लास्ट आपको इस डॉक्यूमेंट्री में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। आपके लिए मेरा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहेगा। बाकी अभी के लिए सभी को बाय।